नमस्कार भारत। आप सुन रहे हैं दी पॉलिटिकल वायर का विशेष भाग, जिसमें हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस, भारत के लॉकडाउन और भारत देश पर इसके प्रभाव। तो सबसे पहले यदि हम कोरोना वायरस के इतिहास के बारे में देखें तो सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से निकला यह कोरोना वायरस, इसकी शुरुआत चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर से हुई। देखते ही देखते कब इसने पूरी दुनिया पर अपना पांव फैला दिया, हमें पता ही नहीं चला। हम भारत पर इसके प्रभाव की बात करें तो वर्तमान में आज की आंकड़ों की बात करें तो आज लगभग 95,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव या संक्रमित पाए गए हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। Go and ask people there. Go and ask everyone who's close to you what they think of you. I put this picture, this person's face, full frame on television tonight. Put his picture up full frame on television tonight. Let the people of the country see his face tonight. सोशल मीडिया का रहते पाकिस्तान में है, लेकिन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करेंगे। अरे जमीन पर आ जाइए ना, जमीन पर आ जाइए। 500 रुपए के दान मांग रहे हैं आपके प्रधानमंत्री। जमीन पर आ वेलकम टू पॉलिटिकल। और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं हार्दिक और अर्नव खन्ना जी। हार्दिक, अर्नव, आपका दी पॉलिटिकल वायर के इस विशेष भाग में हार्दिक स्वागत है। मैं बात करूं अगर कोरोना वायरस और इसके बीच के इस दरमियानी काल में जितने नए परिवर्तन हुए, जितने काम हुए सरकार द्वारा, जितने परिवर्तन हुए, फिर चाहे वो नई शिक्षा नीति हो, आत्मनिर्भर भारत हो, या फिर मजदूरों या प्रवासी मजदूरों के लिए जो अनेक योजनाएं लागू की गई, चाहे वो स्वनिधि योजना हो या रेहड़ी पटरी वालों को ध्यान में रखकर नई योजनाएं बनाई गई हो, ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बात करें या वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करें, कुछ लोगों ने संकट को अवसर के रूप में बदलने की पहल की, इस बारे में बात करें। साथ ही साथ यदि हम इसके नकारात्मक असर की ओर बात करें तो चाहे वो मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य हो, या जेईई और नीट के परीक्षाओं के साथ साथ सभी विद्यार्थियों के पढ़ाई पर गहरा असर हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या अन्य आयाम हो, तो मैं सबसे पहले हार्दिक आपकी ओर बढ़ना चाहूंगा। इन सभी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए मैं आपकी राय को जानना चाहूंगा कि भारत की सामान्य जनता पर इस पूरे कोरोना वायरस, लॉकडाउन और सरकार तथा जनता के बीच सामंजस्य या असामंजस्य की बात करें तो आपके विचार से सामान्य जनता पर या जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा है? हार्दिक। बहुत बहुत धन्यवाद तरुणेंद्र, मुझे पॉलिटिकल वायर के भारत की बात के सेगमेंट में आमंत्रित करने के लिए। देखिए, अगर बात करी जाए कोरोना वायरस को लेकर के, तो भारत में कोरोना वायरस का पहला केस लगभग फरवरी के समय पे आ गया था, जिसके बाद भी भारत शायद अलर्ट नहीं हुआ। उसके बाद फिर मेजर आउटब्रेक हमें मार्च से दिखाई देने लगा और अभी भी भारत उस चीज से ग्रसित हो रहा है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस के बारे में, तो कोरोना वायरस के बाद जो निर्णय सबसे पहले लिया गया, वो निर्णय लिया गया था कि हम लॉकडाउन लगाएंगे, जिसके लिए पहले ट्रायल के रूप में एक जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया, जो 22 मार्च को दिया गया, जिसमें सुबह से लेकर के रात के 9 बजे तक एक कर्फ्यू लगाया गया। और इसके बाद फिर 24 मई से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई। अगर हम सामान्य वर्ग पे बात करी जाए, जब संपूर्ण लॉकडाउन हुआ तो संपूर्ण लॉकडाउन के समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रोजाना कमा कर खाने वाले लोग थे। उनके पास पर्याप्त धन नहीं रहता है और वो दिन की दिहाड़ी के हिसाब से अपनी दिनचर्या को चलाते हैं। तो जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा एक सामान्य वर्ग में, वो ये पड़ा कि एक बहुत बड़ा, जिसको सामान्य भाषा में हौश पौश की स्थिति बोलते हैं ना, उस तरीके की स्थिति बन गई। और इसकी वजह से लोग आकस्मिक पलायन की ओर जाने लग गए। और आकस्मिक पलायन की वजह से बहुत सारे महानगरों से मजदूर और जो निम्न वर्ग है, जो आय से निम्न वर्ग है, वो अपने गांव की ओर पलायन करने लगा, जिसका परिणाम ये मिला कि हमें पर्याप्त मात्रा में जब अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की तो हमें मजदूर नहीं मिले। तो अगर हम सामान्य वर्ग पे बात कर जाए तो आर्थिक रूप से बहुत भयानक चोट मिली एक सामान्य वर्ग को,
और मानसिक रूप से भी चोट मिली, क्योंकि जो दिन में कमाकर खाने वाले लोग थे उनके पास उतना पर्याप्त धन नहीं था कि वो आगे के जो दिन है, जो 21 दिन का समय शुरुआत में था, वो 21 दिन का समय कैसे काटेंगे। तो बहुत 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 भयानक स्थिति होगी, तो बहुत भयावह स्थिति थी उस समय। धन्यवाद हार्दिक। अर्नब, मैं आपकी ओर बढ़ना चाहूंगा। आपके क्या व्यू हैं या क्या विचार हैं इस संपूर्ण घटनाक्रम पर जो 21 मार्च यानी जनता कर्फ्यू से शुरू हुई और अभी तक लगातार चल रही है, और आने वाले समय के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। आप अपने विचार साझा कीजिए हमसे। पहली बात तो बहुत धन्यवाद तरुणेंद्र। और जब लॉकडाउन हुआ था, जब जनता कर्फ्यू लगा था, तो मैं कहूंगा कि सारे लोग बहुत होपफुल थे। तब बहुत ही पॉजिटिव टाइम था, क्योंकि सबको लग रहा था कि अभी कर्फ्यू लग गया है और आने वाले कुछ महीनों में, 2 महीनों में, 3 महीनों में सब ठीक हो जाएगा, कोरोना वायरस वापस चला जाएगा और हम उभर के आ जाएंगे। हमारा देश, जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है, उन्होंने भी टास्क दिए थाली बजाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, वो भी बहुत पॉजिटिव मूड में थे। उन्होंने भी जैसे जनता को अपने साथ रखने में, जनता का सपोर्ट अपने साथ लेने में लिए चीजें करी कि मैं टास्क दे रहा हूँ 2 हफ्तों बाद, 3 हफ्तों बाद, ताकि जनता की होप बनी रहे, जनता का माइंडसेट बना रहे कि ठीक है अगला टास्क आएगा, फिर अगला आएगा, और ऐसे करते करते ही ये सारा टाइम निकल जाएगा और हम कोरोना वायरस से उभर आएंगे। ये बात है मार्च अप्रैल इन महीनों की। अब हम सितंबर में बैठे हुए हैं और अभी भी कोई अंत नहीं दिख रहा है, अभी भी पीक नहीं आई है, अभी भी हमें ये पता नहीं है कि कब हम निकल पाएंगे। बाकी पूरी दुनिया आगे बढ़ चुकी है। इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन जैसे देश जहाँ पे शुरू हुआ था वो आगे बढ़ चुके हैं, वहां पे सारी जिंदगी नॉर्मल हो चुकी है, वहां पे लोग वापस अपने कामों पे जा रहे हैं। कुछ जगह तो मास्क पहनने की भी नहीं जरूरत, इतना अच्छा हाल है वहां पे। और इंडिया, यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 लाख केस रोज हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 50 लाख केस टोटल में हम हिट करने वाले हैं। बहुत ही बुरा हाल अभी है, हमें ये नहीं पता पीक कब हिट करेगी और नीचे कब जाना शुरू करेंगे केसेस, ये तो हमें बिल्कुल नहीं पता। तो अब आगे की स्थिति बताना तो बहुत मुश्किल है कि कब अंत करेगा। और जब बात आती है अनलॉक की, तो हमने अनलॉक कर दिया क्योंकि हाँ, हमें अपनी इकोनॉमी को बचाना था। हम इस तरह, जैसे हार्दिक ने बोला कि बहुत ही भयानक चोट, आर्थिक चोट बहुत ही भयानक थी और भुखमरी जैसी हालात हो जाती है अगर हम लॉकडाउन रखते, तो हमें अनलॉक करना पड़ेगा। पर अनलॉक के बाद जो केसेस आ रहे हैं, ऐसा है कि हमारा देश फंस चुका है, ना हम लॉकडाउन कर सकते हैं फिर से, और हमने अनलॉक करा हुआ है तो केसेस बढ़ी जा रहे हैं, मामला वर्सन होता जा रहा है डे बाय डे। तो अभी तो मैं कहूंगा एक बहुत ही इम्पासे, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, एक स्थिति जिसमें तुम फंस चुके हो, जहां पे तुम हो ना आगे बढ़ सकते हो ना पीछे आ सकते हो, उसमें फंसा हुआ है देश हमारा। धन्यवाद अर्नव, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। क्योंकि अभी मैंने ही बताया था कि आज के आंकड़े जो है वो 95,000 से पार है और हमें पता नहीं है कि ये आंकड़े कहां तक जाने वाले हैं। साथ ही साथ भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक कोरोना से प्रभावित देश बन चुका है। इसी के साथ अगर हम बात करें सरकार द्वारा तो विभिन्न तरीके के जनता को जो विभिन्न प्रकार से सहानुभूतियां या उनको आशाएं दी जा रही थी कोरोना काल के खत्म होने की, उसी के विपरीत लगातार अलग अलग परिस्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ में इसी नोट पर आगे की बात को शुरू करूं तो हार्दिक, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा कि सरकार का योगदान, जो जनता और सरकार के बीच में तालमेल की बात करें, तो आपके विचार से ये कहां तक, किस हद तक प्रभावित हुआ है या कहां तक जनता के बीच में तालमेल और बढ़ा है? फिर चाहे वो प्रवासी मजदूरों के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अभी बीच में बहुत सारे प्रवासी मजदूरों के प्रभावित होने की भी बात हुई है, या बहुत सारी ऐसी घटनाएं मिली हैं जिसमें प्रवासी मजदूरों ने आत्महत्या कर लिया, किसी घटना में मृत पाए गए, या फिर जनता कर्फ्यू की बात करें जिसमें स्वानुशासन के बारे में बात की गई। मैं आपके विचार जानना चाहूंगा हार्दिक। देखो तरुणेंद्र, अगर बात की जाए तो जो भारत का जो सामान्य व्यक्ति है, सरकार की तरफ से उसको बहुत अच्छा कोऑपरेशन भी मिला और सरकार के साथ भारत के सामान्य वर्ग ने भी बहुत ज्यादा कोऑपरेट भी किया। फिर चाहे वो हमने देखा हो कि जब 22 तारीख को हम अपने कोरोना वायरस वॉरियर्स के लिए थाली या फिर तालियों के साथ अभिवादन कर रहे थे तब, या फिर 9 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए जो हमने आपका
कोरोना वायरस जो श्रद्धांजलि दी थी उसके जरिए ही क्यों ना करी हो। तो कोऑपरेशन तो हमने बहुत मिला है सामान्य वर्ग से भी, लेकिन अगर हम बात करें, देखिए तरुणेंद्र, अगर बात करी जाए जिस तरीके से आपने पूछा कि कोरोना वायरस के दौरान सरकार और जनता के बीच में जो कोऑपरेशन रहा, आपने उसके बारे में पूछा है, तो सबसे पहले उसके बारे में मैं बात बताऊंगा कि जो सरकार और जनता के बीच में सबसे पहले जो कोऑपरेशन है वो मास लेवल पे देखा। फिर चाहे वो 9 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए श्रद्धांजलि देना ही क्यों ना हो, या फिर थाली बजा करके 1 मिनट के लिए जो अभिवादन की बात की गई थी वो ही क्यों ना हो, 4 बजे 4 मिनट के लिए जो हमने तालियां बजाई थी, या फिर जो भी समय बताया था, तो उसके लिए जो कोऑपरेशन की बात थी चाहे वो ही क्यों ना हो। हम लोगों ने सभी आयामों में कोरोना के दौरान सरकार के साथ एक बेहतर कोऑपरेशन किया है, और सरकार ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया। फिर चाहे वो संपूर्ण लॉकडाउन लगा करके बैक एंड पे जितना भी तरीके से हम लोगों ने रिसोर्सेज का तैयार किया, फिर चाहे वो दिल्ली मेट्रो नहीं क्यों ना गया हो, जिसके बाद अभी हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो अब खुल चुकी है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स खुल चुकी हैं, रेलवेज भी अपनी नॉर्मल ट्रेनें चला रहा है, जो स्पेशल ट्रेनें चला रहा है वो चल ही रही हैं। तो जितना भी कोऑपरेशन है वो सरकार के साथ रहा ही है, जरूर रहा है, इसके बारे में तो कोई बात नहीं, कोई दोहराई नहीं रखी जाएगी। लेकिन जो प्रवासी मजदूर है, वो प्रवासी मजदूर के साथ शायद कोई बेहतर कनेक्ट नहीं बैठ पाया। यही कारण है कि प्रवासी मजदूर, अगर उनके साथ कनेक्ट बैठा जाता, अगर वो पैसों के मामलों में तंगी में थे, तो सरकार द्वारा कैंप लगाए गए हर स्कूल में। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने हर जगह कैंप लगाया, हर डिस्ट्रिक्ट में कैंप लगाया, और हर देश के हर जिले में एक कैंप लगा था। लेकिन बात ये आ गई थी कि जो निम्न वर्ग है हमारे देश का, वो उन कैंप्स में गया ही नहीं। वो उनको लगा कि यार हम संक्रमित हो जाएंगे, अब तो हमारे पास काम धंधा है नहीं कुछ, हम गांव चले जाते हैं। तो जो एक कॉन्फिडेंस में लेना होता है ना, निम्न वर्ग जो मजदूर वर्ग है हमारा, जो पैदल पलायन करने को चल उठा, तो उसके लिए शायद हम लोग कनेक्ट नहीं बिठा पाए, जिसकी वजह से मास लेवल पे पलायन होता रहा। और यही कारण है कि हम लोग ये मानेंगे कि जो सरकार है उसने पूरी तरीके से प्रिपेयर हो करके ये लॉकडाउन नहीं लगाया है। और दूसरी बात करें कि जो किस प्रकार लॉकडाउन का पालन किया जा रहा, तो पालन हो रहा था, लेकिन जो पुलिस के द्वारा बर्बरता हो रही थी उसके ऊपर भी मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करूंगा, क्योंकि जो पुलिस द्वारा बर्बरता की जा रही थी, फिर चाहे वो गुजरात में जब एक व्यक्ति दूध लेने गया था तो उसको मार देना हो पीट करके, तो इन सभी को देखा जाए तो पुलिस द्वारा बर्बरता की गई, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एक कोऑपरेशन की बात जो थी ना, वो उसके बारे में तो मैं बोलूंगा कि हाँ, सरकार के साथ कोऑपरेशन रहा, लेकिन इतना कड़ा भी नहीं होना चाहिए था जितना कड़ा उस समय को बना दिया गया था। तो मेरी तरफ से तो ये रहेगा कि कोऑपरेशन पूरा रहा, लेकिन एक कड़ा रहा। तो ये चीज थी। जी धन्यवाद हार्दिक। अर्णव, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा कुछ विषयों को लेकर। उनमें अर्थव्यवस्था और शिक्षा की बात करें, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था पिछले, चाहे वो कोरोना काल हो या फिर उसके पहले की बात करें, तो अर्थव्यवस्था लगातार गिरती हुई अवस्था में है और कोरोना काल में इसके चरम रूप पर पहुंच चुकी है। अभी के आंकड़ों की बात करें अगर, तो जीडीपी का आंकड़ा अभी हाल में 23.9% के नेगेटिव ग्रोथ में है। साथ ही एक रिपोर्ट की बात करें जिसमें लगभग 67% यानी 2/3 कामगार मजदूरों की नौकरी इस कोरोना काल के चलते चली गई। और ऐसे में हमारे वित्त मंत्री के बयान भी उलट हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर, साथ ही साथ यदि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में एक नया आयाम जुड़ चुका है, वो है ऑनलाइन शिक्षा। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, आपके व्यूज जानना चाहूंगा कोरोना के इस परिप्रेक्ष्य में। मैं शुरू करना चाहूंगा ऑनलाइन शिक्षा से, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसी चीज है जो बहुत ही डिबेटेबल है। हर किसी के पास दोनों तरफ के अपने विचार हैं। कोई प्रो ऑनलाइन शिक्षा है, कोई अगेंस्ट ऑनलाइन शिक्षा है। पर एट द एंड ऑफ द डे बात यह है कि इस टाइम में सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा ही कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडिंग ही कर सकते हैं हम। और सारे कॉलेजेस जो हैं, सारे स्कूल्स जो हैं, उन्होंने काफी अच्छे से अडेप्ट करा है टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन करी है और
वो है सो है। अब स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लर्निंग अफेक्ट हो रही है, हाँ हो रही है, सबको पता लर्निंग अफेक्ट हो रही है, पर और कोई रास्ता भी नहीं है अभी, वो अलग चीज है और ये पूरा अपने आप में टॉपिक बन सकता है ऑनलाइन एजुकेशन को लेके। पर फिर अगर हम ऑनलाइन शिक्षा को ये लेके चले कि ठीक है, जो हमें करना था, जो करना पड़ा वो कर लिया और काम चल रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे अंत कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम जीडीपी और आर्थिक सिचुएशन के बारे में बात कर लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बुरे हाल में है। और नेगेटिव ऑफ 23.9% बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा। मतलब जहाँ पे कुछ दो साल पहले तक इंडिया को हाईएस्ट ग्रोइंग जीडीपी माना जाता था, जिस पोजीशन में हम आज है वो बहुत ही बुरी है। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हैंडल करने की कोशिश करी पर नहीं हो पाया, कि अब सरकार भी क्या करे, कोरोना वायरस आ गया। पर मेरे ख्याल से ये जो, मैं इसे एक्सक्यूज मानूंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे और देशों में इतना बुरा हाल नहीं हुआ है जो इंडिया में हो गया। बाकी देश 7% के पॉजिटिव से ऑलमोस्ट 24% के नेगेटिव तक नहीं गिर गए। हमको ये कहना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने उस तरह से नहीं संभाली इस सिचुएशन को जिस तरह से वो संभाल सकते थे, और आज इतना गिराव आ गया। और आपने जो मजदूरों की बात करी, हाँ उनका भी बहुत बुरा हाल है। अब कोई भरोसा नहीं करेगा कि मजदूरों को कोई काम क्यों देगा। सब डरे हुए हैं कि मजदूरों से हम संक्रमित ना हो जाए, उन्हें काम नहीं मिलेगा, उनका काम चला गया है। तो अब मजदूरों का क्या? वो या तो अपने गाँव में है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं रोटी पानी कपड़ा मकान इन सब चीजों के लिए, या फिर अगर वो शहर में है तो वो काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल पा रहा, यहाँ पे भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो फाइनेंशियली जो सिचुएशन बन चुकी है ना, वो बहुत ही टॉक्सिक है। और इसका जो इफेक्ट है वो थोड़े टाइम बाद जब कोरोना चला जाएगा ना, तब हमें दिखने को मिलेगा असली में कि कितना बुरा हाल हो चुका है। और खास करके मजदूरों को, खास करके जो लोअर ट्रांच ऑफ आवर सोसाइटी है, उन्हें वापस खड़ा करने में, उन्हें वापस फूड सिक्योरिटी तक लाने में ही बहुत ही ज्यादा मेहनत पड़ेगी। और सरकार को बहुत ज्यादा स्टेप अप करना पड़ेगा इस एस्पेक्ट में, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक वो नहीं कर पाए। अगर कोई एक कंप्लेंट मेरी रहेगी टू आवर गवर्नमेंट ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस टाइम इज दैट इन्होंने रिगार्डिंग द लोअर ट्रांच ऑफ पीपल, रिगार्डिंग द मजदूर और जो गांव में रहते हैं, उनके लिए सही से बंदोबस्त वो नहीं कर पाए और वो पीछे रह गए हैं, बहुत बुरी तरह पीछे रह गए। बिल्कुल अर्नव, जैसा कि आपने कहा कि सरकार को अभी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सारे कदम उठाने बाकी हैं, या बहुत सारे ऐसे नए आयाम जोड़ने बाकी हैं जिससे अर्थव्यवस्था को पुनः या वापस पटरी पर लाया जा सके। क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं सत्र के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ना चाहूंगा। हार्दिक और अर्नव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो देश में न्यू नॉर्मल की प्रथा चलाई है, यानी अब देश में वो वैसा हाल नहीं रहेगा जैसा कोरोना के पहले था, अर्थात लोगों को मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक रूप से रखने होंगे या उनका उपयोग करना होगा। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं कि इस न्यू नॉर्मल में भारत की जनता ने स्वयं को कितना ढाला है या किस स्तर तक अपने आप को इन परिस्थितियों के अनुकूल बना पाए हैं, और कितनी आवश्यकता है अभी अन्य कार्य करने के लिए, इसी के संबंध में हार्दिक। अगर तनवीर बात करी जाए कि इस न्यू नॉर्मल में कितने ज्यादा हमें परिणाम मिल रहे हैं, तो जो जागरूक व्यक्ति है, जो अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा कॉन्शियस है, तो अगर उनको देखा जाए तो वो मास्क लगा ही रहे हैं, सैनिटाइजर है उनकी जेब में, बोतल में हमेशा रहता है। फिर उसके बाद फिर जैसे हम लोग देखें तो अगर आपने शुरुआत में बात करी थी आत्मनिर्भर भारत की बात, तो उसके जरिए हम लोग मास्क प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया में, पीपीई किट का मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जो मास प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो उसकी वजह से रेट भी कहीं ना कहीं डाउन आए हैं इन सब चीजों के, जिसकी वजह से जो ये जितने भी मास्क सैनिटाइजर है, ये सब कुछ ना इजीली एक्सेसिबल हो चुके हैं सभी लोगों के लिए, सारे लोग आराम से एक्सेस कर पा रहे हैं इन सब चीजों को। तो एक पॉजिटिव नोट मैं जरूर बोलूंगा कि हाँ, अब लोग अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो चुके हैं, उन्हें पता है कि मास्क क्या होता है, उन्हें पता है सैनिटाइजर क्यों लगाना चाहिए, और उन्हें यह भी पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम लोग करेंगे तो हमारे लिए कितना ज्यादा लाभदायक है वो। तो उसके जरिए भी देखिए, फिर चाहे हम लोग देखें जो बसेस हैं, उस बसेस के अंदर 25% या 50% यात्रियों के साथ ही ट्रैवल करना ही क्यों ना हो। मेट्रो अभी आपका 7 सितंबर से खुली है, मेट्रो में भी हम लोगों ने देखा है कि मेट्रो में भी लोग उस तरीके से जा रहे हैं। भीड़ भाड़ अगर हो भी रही है तो
देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ ना हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए, तो एक बेहतर कोऑपरेशन तो दिख रहा है। तो जो नया नॉर्मल है वो लोगों के अंदर जो ढालना चाहिए था लोगों को, वो नया नॉर्मल ढल चुका है। और हम लोग तो आशा यही करेंगे कि वैक्सीन जल्दी आए और जो हम लोग पुराने नॉर्मल में हम लोग उसमें वापस चल जाए। लेकिन ये जो नया नॉर्मल आया है, कहीं ना कहीं इसने जो डिसिप्लिन है और जो पर्सनल हाइजीन है, इसको सिखा दिया है कि पर्सनल हाइजीन और डिसिप्लिन कितना ज्यादा जरूरी है समाज में रहने के लिए। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और मैं तो आशा करूंगा कि अगर ये चीज भारत के लोगों के अंदर आ गई है तो बहुत ही बढ़िया है ये चीज। तो मेरे लिए तो शुभकामनाएं और मैं तो आशा यही करूंगा कि जल्दी ही वैक्सीन आए। बिल्कुल बिल्कुल हार्दिक, जैसा कि आपने कहा कि लोगों ने आवश्यक रूप से सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जो कि यदि मैं जनसामान्य की बात करूं तो कोरोना काल के पहले बहुत सारे लोगों को सैनिटाइजर का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन आज वही लोग सैनिटाइजर और मास्क इत्यादि जितने भी सुरक्षात्मक उपाय हो सकते हैं उन सब का उपयोग कर रहे हैं। अर्नब, मैं इसी के साथ आपकी ओर बढ़ना चाहूंगा, आपके क्या विचार हैं इस न्यू नॉर्मल और जनता के इस योगदान को लेकर? जैसे हार्दिक ने तो कहा कि न्यू नॉर्मल लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, लोगों ने अडेप्ट कर लिया है ये न्यू नॉर्मल पे। तो अब क्योंकि हार्दिक ने फॉर बोल दिया है तो मैं अगेंस्ट बोल लेता हूं, क्योंकि फैक्ट ये है कि कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अडेप्ट नहीं भी किया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आज तक जिन्होंने ऐसा माना ही नहीं है कि कोरोना वायरस असल में खतरनाक चीज है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक मानते हैं कोरोना वायरस तो एक ग्लोरीफाइड जुकाम है और हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क और सैनिटाइजर को जिस तरह उपयोग करना चाहिए उस तरह नहीं करते। आप अगर सड़क पे निकल जाओगे बहुत लोग देखें जिन्होंने मास्क पहना भी होता है, तो कुछ किसी ने नाक के नीचे पहना होता है मास्क, किसी ने मुंह के ऊपर पहना होता है मास्क, और किसी को अगर बात करनी होती है तो अपना मास्क उतार के बात करना चालू कर देते हैं। था कि एक इंसान सड़क पे चल रहा था, उन्हें छींकना था तो उन्होंने मास्क उतार के छींक दिया। तो बात ये आती है कि लोग बहुत ही अलग अलग तरीकों के, हाँ मेजोरिटी पॉपुलेशन अडेप्ट कर चुकी है, मेजोरिटी पॉपुलेशन समझ चुकी है कि बहुत ही जरूरी है मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज करना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझ नहीं पाए हैं। कुछ जनता ऐसी भी है जो पार्टियों में जा रही है, जो लोगों को अपने घर बुला रही है, जो लोगों से मिलने जा रहे हैं, जो वेकेशन मनाने जा रहे हैं पहाड़ों के अंदर। क्यों? क्योंकि वो थक चुके हैं अंदर रह रह के, और उनके दिमाग में क्योंकि वो थक चुके हैं कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, तो वो ऐसे जिंदगी बिताने लगे हैं जैसे कोरोना वायरस हो ही ना। मॉल्स में जाके कपड़े खरीद रहे हैं, ट्रिप्स लगा रहे हैं, दोस्तों को घर बुला रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो जनता हमेशा हर जगह में दोनों तरीकों की होती है। मैं पर्सनल ओपिनियन, मेरे को लगता है कि जो पॉजिटिव जनता है वो ज्यादा है ऑब्वियसली, पर ये नेगेटिव जनता भी है। और अगर नेगेटिव जनता ना होती तो हमें रोज 1 लाख केस ना दिख रहे होते। पर है दुखद बात यह है कि है ऐसा। होप करते हैं कि हम उन्हें भी एजुकेट कर पाए और आगे जाके वो भी बदले और अपने जो एक्शंस हैं, अपनी जो हरकतें हैं उन्हें चेंज करें, ताकि हम जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस से बाहर निकल पाए। और ये भी है कि वैक्सीन जल्द से जल्द है ताकि ये खत्म हो, क्योंकि हम पुराने नॉर्मल पे वापस पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 6 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं। बस ये आशा है पूरा साल ही ना निकल जाए इस तरह। That's all. बिल्कुल अर्नव, यदि ऐसे लोगों की बात करें जो कोरोना वायरस को अभी भी नजरअंदाज कर रहे हैं, उन लोगों को आवश्यकता है कि कोरोना वायरस के नियमों को फॉलो करें और मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक रूप से उपयोग करें। साथ ही साथ यदि मैं एक उदाहरण दूं तो गांव के लोगों के द्वारा भी ऐसा एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे आदिवासी अंचल के लोग जिन्होंने पत्तों के माध्यम से, पत्तों के द्वारा मास्क बनाया और उसका उपयोग किया, तो हम उनसे भी सीख सकते हैं। इसी के साथ हम इस सत्र के अंत में पहुंच चुके हैं और हमारे दोनों स्पीकर्स द्वारा जो एक निष्कर्ष, साझे निष्कर्ष पर पहुंचे वो ये है कि अर्थव्यवस्था के मद्देनजर, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अभी सरकार को बहुत सारे नए कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शिक्षा में जो एक नया ऑनलाइन शिक्षा जुड़ चुका है, चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, उसमें भी जो ऑनलाइन शिक्षा की बात है वो नया आयाम है, उस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस पर काम करने की भी आवश्यकता है। उसके बाद हम सरकार द्वारा तालमेल की बात करें तो सरकार द्वारा निश्चित रूप से बहुत अच्छा तालमेल बनाकर रखा गया, बातचीत, संवाद जारी रखा गया जनता के साथ में। लेकिन साथ ही साथ जो घटनाएं देखी गई, बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जिन्होंने, जो रेलवे पर दुर्घटनाओं के कारण मृत पाए गए,
इसी को एक सामान्य रूप से या फिर सामूहिक रूप से देखें तो अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है, या फिर बहुत कुछ करना है अभी। साथ ही बहुत कुछ हम किए हैं, इसी कारण से अभी भारत में जो मृत्यु दर है वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद जनता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमारे साथ ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, दी पॉलिटिकल वायर टाइप करके। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।